हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th वीडियो लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट। और अभी हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले दो तीन जो लेक्चर हुआ उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे थे इस पर, और उस न्यूमेरिकल के सीरीज में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा पर बेस्ड क्वेश्चन बना रहे थे, और उसी से वहीं से लिंकअप करते हैं बात को, उसी को जोड़ते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 एक टर्म्स है, इतना इक्वल टू 0 है, तो बताना है कि x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा। कह रहा है कि इसे जोड़ने के लिए ऐसा क्वेश्चन जितना भी बना है उसमें रो को बाकी रो में जोड़ देते थे, या किसी एक कॉलम को बाकी कॉलम में जोड़ देते थे। यहाँ फर्स्ट कॉलम में बाकी दोनों कॉलम को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तो ऐड कर देंगे तो यहाँ x है, ये तीनों जोड़कर 0, इसमें भी x है, ये तीनों जोड़कर 0, और इसमें भी x, क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जोड़कर 0। बाकी बचा उसे लिखे, इक्वल टू 0। सब में से x बाहर चलाया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा 1 प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इससे आंसर क्या आ जाएगा निकलकर, x इक्वल टू 0। इन दोनों टर्मों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो टर्म x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर आ गया a, x इक्वल टू 0। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसलिए अब इसमें ज्यादा कुछ इफर्ट नहीं लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें x कॉमन आ गया और दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आया, तो ये बारी बारी से दोनों को 0 किए, फर्स्ट में ही आ गया x इक्वल टू 0। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 7x 6x 2x 2x 3 7 इज x इक्वल टू -9, देन अदर रूट आर। इक्वेशन है तो यहां 0 होगा। कह रहे इसका एक रूट दे दिया तो बाकी दो रूट बताइए। कह रहे देखो, सब ऐसे क्वेश्चन में रो को रो में या कॉलम को कॉलम में जोड़ते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकाल कर ले आते हैं। तो इसमें जोड़ा जाए C1 को C1 सच दैट C1 से नहीं आएगा, R1 सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे? इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 2 9 प्लस x, 6 3 9 प्लस x, 7 x प्लस 2 प्लस 7 यानी x प्लस 9। हर बार x प्लस 9 ही आएगा इस केस में। तो कह रहा है कि यहां पर जोड़े, इसमें देखिए जरा, 7 9 प्लस x 9 प्लस एक्स, और यहां भी हो गया 9 प्लस एक्स, 2x 2x 3 7 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल जाएगा फर्स्ट वाले में से, इसमें से कॉमन निकल गया x प्लस 9, ये आ गया कॉमन, 1 1 1 2x 2x 3 7 इक्वल टू 0। x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक बार, x इक्वल टू 9 जो क्वेश्चन में खुद दे दिया था। अब इसको सॉल्व करना है, 1 1 1 2x 2x 3 7 इसको बराबर 0। हल करने के लिए कॉलम 3 में देखो x नहीं है, तो इसी को दोनों में घटा देते हैं। C1 सच दैट C1 माइनस C3 और C2 सच दैट C2 माइनस C3। पहला में 1 में 1 घटा 0, 2 में 2 घटा 0, x में 7 घटा तो x माइनस 7। फिर 1 में 1 घटा 0, x में 2 घटा x माइनस 2, और 3 में 7 घटा माइनस 4, 1 2 7 ऐसे आया निकल करके, इक्वल टू 0। तोड़ो, इसमें एक दो तो ऐसे ही 0 हो गया है दोनों, इसके लिए तोड़ेंगे x माइनस 7, इसका रो गया, इसका कॉलम, 2 इंटू 0 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0।
x माइनस 7 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 7 है, यानी अदर दोनों रूट कितना आया, एक 2 और एक 7, दो रूट निकालने, एक रूट तो गिवन था, जो गिवन था वो है -9 और दो जो और निकालना था वो एक 2 है और दूसरा है 7 है, 2 7 है। एक और क्वेश्चन है जो इक्वेशन है डिटरमिनेंट फॉर्म में, इसका भी रूट्स निकालना है और जितने रूट्स निकल जाएंगे उन सारे रूट्स को ऐड करके उसका वैल्यू बताना है। तो रूट्स निकालने के लिए ऑपरेट करें और इसमें जोड़ रहे हैं तो देखो इसमें दोनों जोड़े -6, ये -6 बचेगा, इसमें भी ये दोनों जोड़े -6 और इसमें भी ये दोनों जोड़े तो -6। तो एक तो तय है कि R1 में रो 1 में बाकी दोनों रो जोड़ दें तो हर एक में -6 बच रहा है, तो वो कॉमन निकालने में बन जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग शुरू करते ऑपरेशन R1 सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3, फर्स्ट में जोड़े -6 फिर -6 और फिर इधर हो गया -6 है, -6 3 -6 3 3 3 -6 और इक्वल टू हो गया 0। R1 रो 1 में बाकी दोनों रो को जोड़ दें तो हर बार -6 आ रहा है, देखिए इसमें जोड़ दें अच्छे, -6 में दोनों जोड़ेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, ये -6 से बच जाएगा, -6 कॉमन हो गया, ऊपर बचा 1 1 1 -6 3 -6 3 3 3 -6 0। एक रूट तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा x इक्वल टू, और बाकी जो बचा 1 1 1 -6 3 -6 3 3 3 -6 इक्वल टू 0, इतना दिया हुआ है। इसको हल कर दें अगर, देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम को घटा देते हैं बाकी दोनों में, C2 such that C2 minus C1, C3 such that C3 minus C1, 1 minus 6 3 0 3 minus 6 है तो 9 minus 6 हो जाएगा और यहाँ 0, फिर उधर 0 माइनस प्लस 9 और -9 -6 है, ये टोटल आया निकल करके। अब फर्स्ट रो में दो टर्म 0 हो गया तो इसी के अलावा तोड़ना उचित होगा, 1 लेंगे, 1 का रो छोड़े और 1 का कॉलम, ए वाला इसमें इंटू हो गया और ए वाला इसमें इंटू हुआ, 1 इंटू 9 -6 -9 -6 0, x इक्वल टू 9 और -9। टोटल x का जो वैल्यूज आया वो देखें, एक 0 आया था, एक 9 और एक -9 है, सम इसका पूछ रहा है तो 0 + 9 + -9 कट करके कितना हो गया, एक कट करके आ गया 0 निकल कर, और आंसर इसमें कौन सा हो जाए, अच्छा ऑप्शन वाला नहीं था, तो फाइनली आंसर ही डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया कितना, x इक्वल टू हो गया 0, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है लॉगरिथम के टर्म में और कह रहा है इसका वैल्यू निकाल कर बताएं कितना होगा। देखिए जाए, जो डिटरमिनेंट गिवन है उसे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 को हम लिख सकते थे log x टू दी बेस x है, क्यों ऐसा किए, क्योंकि पहले वाले रो में हर एक एलिमेंट में बेस कितना है x, सेकंड में भी बेस कितना है x, इसमें भी बेस कितना है y, फिर कितना है बेस y, और इसमें z और इसमें भी कितना हो गया z। log y टू दी बेस x
log z टू दी बेस x log x टू दी बेस y, इस 1 को करे इस रो में सब में बेस y है तो y टू दी बेस y ऐसे लिख सकते हैं, और log z टू दी बेस y, log x टू दी बेस z, log y टू दी बेस z, और 1 है तो z टू दी बेस z, ये दोनों सेम रहे तो वैल्यू 1 हो जाता है, यहां भी इक्वल टू, देखिए log x है और x है तो log x टू दी बेस c बटा log x टू दी बेस c, log इसमें y टू दी बेस c और नीचे x है, log y टू दी बेस c और नीचे x टू दी बेस c। थर्ड में उसी तर्ज पर उसी अकॉर्डिंग चलें, सेकेंड रो को भी करिए, log x टू दी बेस c और नीचे y e log y टू दी बेस c और नीचे भी y टू दी बेस c और z टू दी बेस c और log y टू, देखो बेस नीचे y है सब में तो नीचे y आया सब में। तीसरा को भी ऐसे तोड़ सकते हैं लेकिन अब जरूरत ही नहीं पड़ेगा तो इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। देख फर्स्ट वाले रो में से log x कॉमन कर ले, 1 बटा log x टू दी बेस c, सेकेंड में log y टू दी बेस c, log x फिर कितना log y और log z, सेकेंड वाला में log x log y टू दी बेस c log z टू दी बेस c, x z y z log z z। देखो तो जरा इतना करने के बाद दो रो सेम हो गया, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, दो रो एग्जैक्टली आइडेंटिकल आ गया, और जब दो रो सेम आ जाए, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड दोनों सेम है, दो रो सेम आने का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब कभी भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू कितना हो जाता है 0 के इक्वल, तो वो लिखे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना फाइनली आ गया, तो फाइनल वैल्यू इसका हो गया 0। एक डिटरमिनेंट फिर से लॉगरिथम के टर्म में है और जिसमें a1 a2 a3 का जिक्र है जो जीपी में है, तो बताना है कि इस लॉगरिथम वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा। कर है सबसे पहले इसमें a1 a2 n जीपी में है, यानी n इक्वल टू फॉर्मूला हुआ a r टू दी पावर n माइनस 1, a n प्लस 1 है, a n माइनस 2, a 3 n प्लस 2 r टू दी पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन, n प्लस 8 है तो कितना हो जाएगा a r टू दी पावर n प्लस 7। जीपी का फॉर्मूला लगा n इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस 1। और इसमें सबसे बढ़िया ये सीख लेना था कि अगर log a n प्लस 1 बटा n है तो कितना आ जाएगा log a r टू दी पावर n और a r टू दी पावर n माइनस 1 सब कट जाएगा, log r बचेगा। तो इतना डेटा इसमें कैलकुलेट करके रख लेना था। एक ए वाला कि सब जीपी में है तो n इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस 1, और दूसरा ए वाला कि अगर log n प्लस 1 बटा n करते हैं तो कट करके कितना आ जाएगा r। ये दो टर्म यहाँ जमा करके रखे। अब प्रोसीड करते हैं इससे क्वेश्चन को। C2 says that C2 minus C1, C3 says that C3 minus C2। देखिए कॉलम 1 को जैसे था वैसे ही रखे हैं, कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया तो रख दिए। कॉलम 2 में
कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटाया गया है, कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटाया गया और कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटाया गया। साथ में ऑपरेशन को इधर लिख देते हैं, C2 सच दैट C2 माइनस C1 और C3 सच दैट C3 माइनस C2। यहाँ घटाते हैं अब C3 में C2 को log n प्लस 2 log n प्लस 1 log n प्लस 5 log n प्लस 4 और log n प्लस 8 और log n प्लस 7। log में जब माइनस करते हैं तो यहाँ देखो हर log के बीच माइनस है तो ये बटा में चला जाएगा। पढ़े थे log a, देखिए रफ करें अगर कितना हो जाएगा, log a बटा log a माइनस log b कितने के बराबर होता है, log a बाई b। इस कॉन्सेप्ट का यूज करें, यहाँ पर कितने के बराबर आ गया देखें जरा। फर्स्ट log an यहाँ हो गया log an प्लस 1 और बटा an और फिर log an प्लस 2 और बटा an प्लस 1, फिर log an प्लस 3 और जितना माइनस में है an प्लस 4 और an प्लस 3 प्लस 5 बटा an प्लस 4। लास्ट में log an प्लस 6 log an प्लस 6 बटा log an प्लस 6 और सबसे लास्ट में log an प्लस 8 बटा an प्लस 7 है। किस प्रॉपर्टी से, log a माइनस log b तो कितना हो जाता है log a बाई b, जो यहाँ भी लिखे थे log a माइनस log b log a बाई b। जब यहाँ पर इन टर्मों को यूज करें, फर्स्ट तो एकदम सीधा साधा था, जैसा वैसा उतर जाएगा n प्लस 3 और log n प्लस 6 है। लेकिन अब जरा इसमें गौर से देखो, an प्लस 1 बटा n कुछ देर पहले डिस्कस करके लाए थे, कितना लाए थे log r लिख दिए, यहाँ हो गया log r। उसी तरह से ये भी बटा करें तो ये भी कितने के इक्वल आ जाएगा, ये भी आ जाएगा log r। फिर उसी तरह कोई भी जीपी में कंजेक्यूटिव टर्म का यूज करें, अगर जीपी में कोई भी कंजेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करेंगे तो बटा r होगा। जैसे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, तो हर बार कितना कॉमन रेशियो r आता है जीपी में, तो n प्लस 4 बटा n प्लस 3, तो ये भी हो जाएगा r log r। फिर इधर भी log r और इधर भी log r और इधर भी log r है। और इधर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और बाहर कुछ फेरी वाले सब्जी भाजी बेच रहे हैं और वो भी आवाज आपका इसमें रिकॉर्ड हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखें जरा, दो कॉलम सेम है यहाँ तो कितना आ जाएगा, तो दो कॉलम सेम है तो कितना आ जाएगा 0। दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू कितना हो जाता है 0, तो ऑब्वियसली इसका भी वैल्यू कितने के बराबर आ गया 0। कई बार क्लास में पूछते सब कि सर डिटर्मिनेंट में मोस्टली वैल्यू 0 ही आ जाता है लास्ट में, तो बोले हाँ एक संयोग है कि बहुत सारे में 0 आ जाता है, बट इसे कॉन्सेप्ट की तरह, एक आइडिया की तरह नहीं ले सकते कि हर बार 0 ही आ जाएगा। 0 आ भी सकता है, 0 नहीं भी आ सकता, तो बिना बनाए कहना कि 0 आ जाए ये सही नहीं होगा। बना करके ही कंफर्म हो सकते हैं कि वो 0 आएगा या अदर कुछ आएगा। और लॉगरिथम में सब तो का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन एकदम आसान बन जाता है। चलिए दोनों कॉलम सेम हुआ इसलिए वैल्यू 0 किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में साइन कॉस, और कह रहा है कि उसको सॉल्व करने पर ए पी डी एक्स, चार जो उसमें वेरिएबल टर्म है उसमें से कौन एक सा होगा जो कट जाएगा जिस पे वो डिटर्मिनेंट डिपेंड नहीं करेगा। देखो ए पी डी और एक्स है, चार वेरिएबल इसमें आ रहा है, ये चारों में से कौन सा वेरिएबल है जो कट जाएगा यहाँ पर। तो उसके लिए इन दोनों को जोड़ के देखो क्या आता है, 2 cos px इंटू cos dx है, cos px मौजूद है, यानी C2 सच दैट C2 माइनस C1 प्लस C3 बटा 2 cos dx कर दें तो कट जाएगा बहुत सारा टर्म है। देखते हैं करके, रफी करके इधर देख लेते हैं। cos px माइनस C1 प्लस C2 cos p माइनस dx है और प्लस cos p प्लस dx है और डिवाइडेड बाई 2 cos dx है। cos px माइनस, देखो cos a माइनस v cos a प्लस v का 2 cos a इंटू cos v, 2 cos dx ये कट गया, बचा कितना cos px माइनस cos px है, कट गया और कट करके आंसर कितना आ गया निकल करके 0 आया। तो एक फर्क है आएगा कि इसमें ज्यादातर टर्म 0 हो जाएगा अगर हम इस तरह सॉल्व करें तब। देखते हैं करके, फर्स्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, साइन p माइनस डी एक्स है, ए में 1 और x स्क्वायर C1 प्लस C3 है बटा 2 cos dx है, बाकी ये दोनों 0 उधर रफ करके देख चुके हैं, x स्क्वायर cos p प्लस dx है और जैसे है उतार दिए cos p प्लस sin p प्लस dx, एकदम कॉपी कर दिए। अब जब इसे तोड़ेंगे तो सबसे आसान किसके अलोंग तोड़ना होगा, मिडिल वाले में, क्योंकि 2 को 0 हो चुका है। उतारे a माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 cos dx है और इंटू ये इसमें इंटू हो जाएगा साइन p प्लस dx इंटू cos p माइनस dx माइनस cos p प्लस dx इंटू साइन p माइनस dx। कितना आ गया कैलकुलेट हो करके, a माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 cos dx है और होल इंटू, देखो यहाँ जरा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए पी एक्स प्लस डी एक्स है, घट गया पी एक्स माइनस डी एक्स है, यहाँ ऐसे लगा दिए, कट जाएगा पी एक्स, पूरे एक्सप्रेशन में अब गौर करके देखा हो p गायब हो गया, a भी है x भी है d भी है, लेकिन उस पूरे एक्सप्रेशन में अब p कहीं नहीं बच रहा है, यानी ये जो टर्म सॉल्व होकर जब आया तो टर्म सॉल्व होकर आने के बाद यहाँ p जो है कट चुका है और आंसर आ गया। यही पूछ रहा था कि किससे इंडिपेंडेंट आएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ p, किससे इंडिपेंडेंट आया, तो आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ p, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ p। देखो एक क्वेश्चन है, इफ डेल्टा आर इक्वल टू एक्स वाई जेड 2 टू दी पावर आर 2 इंटू 3 टू दी पावर आर 3 इंटू 4 टू दी पावर आर, इस तरह से, तो कह रहा है सिग्मा करके बताएं। ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर्टी बनाते समय आप पढ़े थे और एक नहीं 2 बार बताया ऐसा क्वेश्चन, कि इसमें जब सिग्मा लगाते हैं इसमें तो आर वेरिएबल है, आर वाले में सिग्मा सिर्फ लगेगा, एन वेरिएबल नहीं है, एन तो आर का लास्ट वैल्यू है, वो फिक्स्ड है, वैरी कौन कर रहा है आर,
यानी सिग्मा सिर्फ आर वाले टर्म पे लगेगा, एन वाले पर नहीं लगेगा। देखो जब सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा डेल्टा आर इक्वल टू 1 to n, तो ये लग जाएगा एक्स बाई जेड सिग्मा 2 to the power r, 2 into 3r और 3 into 4r। नीचे ये जैसे है वैसे कॉपी हो जाएगा। अब इसका सिग्मा का मतलब कितना हो गया, देखिए x बाई जेड 2 पर r 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 2n तक, 2 इंटू 3 स्क्वायर 3n तक, और इसमें 4 स्क्वायर 4n तक। नीचे 2 इंटू 2n माइनस 1, 3 इंटू 3n माइनस 1, 4 इंटू 4n माइनस 1 ऐसे लिखे, बराबर यहां आ गया निकल कर एक्स बाई जेड। इस सबको जोड़ दें जीपी से तो हो गया 2n माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, 3n माइनस a r टू दी पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, और a r टू दी पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। नीचे 2n माइनस 1 3 और 4n माइनस 1। यहाँ देखो 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 1 2 इस 2 से कट गया, और 4 माइनस 1 3 इस 3 से कट गया। अब आप गौर से देखिए दो कॉलम सेम है, 2 इंटू 2n माइनस 1, 2 इंटू 2n माइनस 1, 3n माइनस 1, 3n माइनस 1 आगे 3, 4n माइनस 1, 4n माइनस 1। तो जब दो कॉलम दो रो सेम और टू सेम हो जाए, R2 बराबर R3 आ गया, तो वैल्यू कितना हो गया 0। जब कभी भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उस केस में वैल्यू रिड्यूस्ड होकर डिटर्मिनेंट का कितना हो जाता है 0। तो यहाँ भी सेकेंड रो को देखिए, 2 इंटू 2n माइनस 1, 3 इंटू 3n माइनस 1, 4 इंटू 4n माइनस 1। थर्ड रो में भी 2 इंटू 2n माइनस 1, 3 इंटू 3n माइनस 1, 4 इंटू 4n माइनस 1। सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों इक्वल हो गया, तो दो आइडेंटिकल रो हो तो वैल्यू कितना हो जाता है 0। फाइनल आंसर हुआ 0। ABC 3 डिजिट है जो 0 से 9 तक के का कोई भी डिजिट हो सकता है। अब इन डिजिट से A to 8, 3B9 और 6 to C 3 नंबर बना, जैसे 510, 612, 823 ऐसे नंबर बनाते हैं, वैसे ही A to 8, 3B9, 6 to C आर 3 numbers and all are divisible by K. All are divisible by K means K is the factor of all numbers. A to 8, 3B9 और 6 to C में से कोई भी हम कॉमन करें उसमें से K जरूर कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन हो चाहे नहीं। तो कह रहा है कि अब इस आधार पर ये बताना है कि पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए K से, वो डिविजिबल हो जाए K से। देखिए जरा यहां लिखे, ये डिटर्मिनेंट बनाए, देखो हर बार A किसके स्थान पे 100 के, 1s 10s 100। A कहाँ पे है तो 100 के पोजीशन पे है, 2 10s के पोजीशन पे, और 8 क्या है यूनिट के पोजीशन पे। यानी रो नंबर 2 यूनिट, 3 10s, और जो रो 1 है वो होगा 100 यूनिट पे है रो 2। तो रो 2 सच दैट है R2 10 R3 और प्लस 100 R1 करके देखते हैं। पहले A 3 6 सेम उतार दिए, 8 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 100 इंटू A, 9 प्लस 10 इंटू B
और 100 इंटू 3 और लास्ट में C प्लस है, इस बार समझे जोड़ देकर, यहाँ C है R2 जिसको चेंज कर रहे हैं, 10 इंटू R3 तो 2 इंटू 10 हो गया, और प्लस है 100 इंटू R1, इसमें 100 से गुना किए, 100 इंटू 6 है 2B2 2B2, ये आ गया निकल करके। करेक्ट, इसे अगर प्लेस A 3 और 6 है, 2B और 2, और इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर बनाए तो A2 8 3B 9 और ये 6 2C आया। क्वेश्चन के अनुसार A3 6 तो ठीक है, A2 8 भी K का मल्टीपल है, K इंटू P1 कोई टर्म मान लिए, इसको इसमें से K निकाल लिए तो P1, इसमें से K निकाल लिए तो कितना P2, और इसमें से K निकाल ले तो P3। अब ये नहीं सोचना है कि P1 P2 ही क्या ले, कुछ भी एक इंडिकेट किए कि इसमें K कॉमन होने के बाद कुछ बचेगा, इसमें K कॉमन होने के बाद कुछ बचेगा, बस वो इंडिकेट किया गया। उसको P1 P2 P3 मान ले, चाहे M1 M2 M3 कुछ भी मान सकते हैं। और 2B2 K सब में से कॉमन हो जाएगा, A3 6 है, P1 P2 P3 2B2, ये हो गया डिविजिबल बाई K, डिविजिबल बाई K। यानी कि अगर वो तीनों नंबर A2 8 3B 9 और 6 2C 6 है डिविजिबल है और K से, तो गिवन डिटर्मिनांट भी डिविजिबल होगा किससे, K से, क्योंकि डिटर्मिनांट को भी सजाने पर वो तीनों नंबर A2 8 3B 9 6 2C आ गया, और वो तीनों में K कॉमन हो सकता है, तो वो पूरे डिटर्मिनांट से ही कॉमन हो गया, और यानी कह सकते हैं कि पूरे डिटर्मिनांट का फैक्टर होगा K, या कहें डिटर्मिनांट इज डिविजिबल बाई K। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट का एक डिटर्मिनांट दिया हुआ है जिसके टर्म्स x बाई जेड pth 2qth और 3rth टर्म है एक hp का, तो उसके बेसिस पर इसका वैल्यू निकालना है। देख, x बाई जेड r इन hp, तो 1/x 1/y 1/z r इन ap, और 1/x जो है pth टर्म है, pth टर्म 1/qth 2qth है टर्म है, और 1/z है 3rth टर्म है। 1/x इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, और 1/z इक्वल टू a प्लस 3r माइनस 1 इंटू डी। इतना डेटा जुटा करके हम लोग इसमें रख लिए, और अब इसका यूज करने के लिए देखते हैं जो डिटर्मिनांट दिया है उसमें। देखिए जरा, बाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, p 2q 3r 1 1 1, सब में डिवाइड कर दीजिए एक्स वाई जेड से। तो पहला में 1/x, इसमें भाग दिए तो 1/y और 1/z, p 2q 3r 1 1 1, एक्स वाई जेड बाहर, 1/x का हो गया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, 1/y का a प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 3r माइनस 1 इंटू डी, p 2q 3r 1 1 1 बराबर एक्स वाई जेड, ये तो एकदम बाहर हो गया, यहाँ प्लस है सब जगह, दो डिटर्मिनांट में तोड़े, a p 2q 3r 1 1 1
एक्स वाई जेड रहेगा ही इस दोनों में, बचा ऊपर में p माइनस 1 इंटू डी टू क्यू माइनस 1 इंटू डी और 3r माइनस 1 इंटू डी और नीचे p टू क्यू 3r और हो गया 1 1 1 ऐसे लिखे। इतना तक तो सीखे समझे। कह रहा है कि इसमें से अब देखो इस फर्स्ट वाले में से a कॉमन कर लेंगे, इसमें a कॉमन कर लिए, इसमें से d कॉमन हो जाएगा, करते हैं एक्स वाई जेड इंटू ए बचा a कॉमन ले लिए तीनों में से 1 1 1 p 2q 3r और हो गया 1 1 1। देख लो एक बार, इसमें से a कॉमन ले लिए तो सब 1 1 1 हो गया वहां जाकर, इसमें d कॉमन लेंगे और रो 2 में रो 3 घटा देंगे, एक्स वाई जेड और d बचा p माइनस 1 2q माइनस 1 3r माइनस 1 और साथ में r2 में इस r2 में r3 को घटा दें, r2 सच दैट r2 माइनस r3, यहाँ हो गया p माइनस 1 2q माइनस 1 3r माइनस 1। अब देखो गौर से, दो इसमें पहला रो और तीसरा रो सेम आ गया और इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ रहा है। दो रो जब भी सेम हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो यानी फाइनली कितना आ गया निकल कर एक्स वाई जेड ए इंटू 0 और एक्स वाई जेड डी इंटू 0 जोड़कर कितना आंसर आ गया, 0। टोटल अब फाइनल आंसर हो गया इसका 0। तो एक मॉडल है बहुत अच्छा, इसमें यहाँ पर HP कह दिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देता है और उसमें HP के जगह AP यूज कर लेता है। तो जैसे देखो इतना इस क्वेश्चन को आप इतना नोट कर लो और मैं इसको बदल करके दिखाता हूँ कि कैसे और पूछता है दूसरे प्लेस पर। देखो अगर दूसरे प्लेस पर एक्स वाई जेड ऐसे न दे करके यहाँ लिख दे एक्स वाई जेड आर टर्म्स ऑफ एपी कर देगा, यहाँ कर दिया एपी, यहाँ पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ कर दिया, थोड़ा सिंपल बना दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ रहेगा एक्स, यहाँ वाई क्वेश्चन में और यहाँ जेड, और तब यहाँ भी 2qa हट जाएगा यहाँ से भी, और यहाँ कॉमन लेने का फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक्स वाई जेड ऐसे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी एक्स वाई जेड। अब क्या होगा, एक्स वाई जेड डायरेक्ट एपी में है तो ये टर्म नहीं रहेगा, सीधा एक्स यहाँ और यहाँ हो गया वाई और यहाँ हो गया जेड, एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना और जेड इक्वल टू इतना हो गया। और अब जब लिखेंगे यहाँ Q था, ये हटा दिया था हमने क्वेश्चन में, लिखे सब में और इस तरह से कर रहा है कि फाइनल आंसर फिर भी वही आ जाता जो उसमें निकल कर आया था, फाइनल आंसर अभी भी रहेगा 0। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जब कभी भी इसे डील करेंगे आप, तो कह रहा है कि फ्रेश न्यू क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से ये जो आया ये अनदर एग्जाम्पल हो गया, उससे थोड़ा सा हल्का है, लिटिल बिट इजी पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कोई डिफरेंट एग्जाम्पल होगा ऑफ सिमिलर कैटेगरी। जो पिछला पढ़े उसी कैटेगरी का है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट कहलाएगा। तो इसे भी आप क्लियरली नोट करेंगे ताकि फ्रेश वे में माइंड में रहे कि ये भी न्यूमेरिकल हम बनाए हुए हैं। एक डिटर्मिनेंट का इक्वेशन है जो जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है, और कह रहा है कि इसमें
-45 से +45 के बीच x के कितने मान आएंगे, गिन के बताना है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट बिटवीन -π/4 एंड π/4 फॉर गिवन इक्वेशन है। जब भी ऐसा इक्वेशन पढ़े तो इसमें या तो रो सबको जोड़ते हैं या कॉलम को जोड़ते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर कॉलम को जोड़ दिए सबको, C1 such that C1 plus C2 plus C3, C2 such that C1 में जब जोड़ ही दिए तो इसमें पहले जोड़े, देखें sin x प्लस 2 cos x है, इसमें भी sin x प्लस 2 cos x है और sin x प्लस 2 cos x है, cos x cos x sin x cos x और फिर cos x sin x इक्वल टू 0। जो कॉमन आना है sin x प्लस cos x तीनों में से, इसको कॉमन कर दीजिए। sin x प्लस 2 cos x कॉमन बचा 1 1 1 cos x फिर cos x और sin x, ये देखिए इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को पकड़कर 0 करेंगे, कितना आ जाएगा देखिए जरा। जब दो टर्म का प्रोडक्ट इन दोनों का 0 है तो बारी बारी से करेंगे दोनों को 0। पहले इसको करते हैं, sin x और प्लस 2 cos x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू -2 cos x, tan x इक्वल टू आ गया -2, tan 45 डिग्री, tan -45 डिग्री होता है -1, ये -2 है, यानी x का मान लेस देन हो गया -π/4, जो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये दिया हुआ है। यहाँ देखो -45 tan में -1, अगर -2 वैल्यू है यानी एंगल न्यूमेरिकली और 45 से बड़ा होगा लेकिन माइनस में होगा, यानी -60 डिग्री -55 डिग्री ऐसे निकल के आएगा, -70 डिग्री, तो कह रहा है कि वो तो इस रेंज से बाहर चला जाएगा, यानी ये हल हो करके भी इनवैलिड हो गया। बचा ये वाला, इसको सॉल्व करें। इसमें पहला एक जैसा अकेला एक जैसा है, बाकी में एगो साइन है एगो कॉस है, जबकि इसमें दोनों कॉस है, तो इसी को घटा देते हैं बाकी दोनों में, क्योंकि 1 1 1 देख के लालच तो आ ही रहा है कि घटा दें तो घट करके सब 0 हो जाए और सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। तो 1 को घटाते हैं, R2 सच दैट R2 माइनस R1 और R3 सच दैट R3 माइनस R1 और इक्वेशन जी 1 cos x, ये तो जैसे था कॉपी कर दी, 0 sin x माइनस cos x और 0 नीचे 0 0 और यहाँ sin x माइनस cos x। इसको तोड़ा जाए तो इस कॉलम के लॉन्ग तो 2 0 है, सिर्फ 1 का टूटेगा, इतना इंटू इतना sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, अब -0 इंटू 0 0 बराबर 0। कुल मिलाकर इससे कितना आया, sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू cos x और tan x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू π/4। π/4 वैलिड आंसर होगा क्योंकि π/4 पे यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यानी π/4 तक हम ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते थे, लेकिन π/4 तक तो कंसिडर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसके एक सॉल्यूशन ही वैलिड हुआ, सिर्फ ये वाला, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन अब गिन के पूछ रहा था कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, के को हल होगा, तो कितना हल हुआ, सी, 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन होगा। अक्सर जब सॉल्यूशन जो आए वो आंसर ना करने कह के ये कहे कि गिन के बताइए, काउंट करके बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उस समय कंफ्यूजन होता है थोड़ा, और उसको ध्यान रखना है
कि यहाँ सॉल्यूशन आया x इक्वल टू π/4, लेकिन वो एक ही हल हुआ आया सिंगल सॉल्यूशन उस इंटरवल में -π/4 से π/4 में। हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, हाउ मेनी सॉल्यूशन, जवाब है 1, के गो हल होगा तो जवाब है 1। फिर एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है कि 0 है, तो बताना है कि उसमें m का वैल्यू कितना होगा। देखो डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो मोस्टली इसी केस में 0 होता है। और खास करके जब प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करते हैं तब तो यही बात मैक्सिमम टाइम होता है कि 2 रो 0 हो गया या 2 कॉलम इक्वल हो, 2 रो इक्वल हो गया या 2 कॉलम। यहाँ पर ये दोनों एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड लग रहा है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी NCR-1 NCR n+1 CR, देखिए तो ऊपर दोनों सेम, नीचे में एक का अंतर, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे में जो है बड़ा वाला लेते हैं। 10C4 और 10C4 प्लस 10C5, 10C6 7 और 11C6 11C7 और 12C8 12C9 और 11CM 12CM 13CM+2 और यहाँ M+4। क्या किए, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर दिया मैंने, कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ दिए। कह रहे किस तरह से, पहला तो इतना आया 11C6 भी लिखे और 12C8 भी लिखे। उसके बाद इन दोनों को देखो, ऊपर सेम और नीचे में एक का अंतर, इस रूल से तो ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे में बड़ा वाला, ऊपर 11 नीचे 5, यहाँ बढ़ जाएगा एक 12 है, 6 और 7 में बड़ा है 7, यहाँ भी ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा 13 और 8 और 9 में बड़ा है 9 है। 11CM 12CM+2 13CM+4 है इक्वल टू 0। अब देखो दो कॉलम आइडेंटिकल होने की स्थिति में कॉलम 2 को देखिए, इस कॉलम को और इस कॉलम को देखो, ये दोनों कॉलम में बाकी सब चीज सेम है, बस m इक्वल टू 5 हो जाए तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। तो कह रहे ऑन कंपेयरिंग शेडो एंड C3 m इक्वल टू 5 हो तो दोनों कॉलम सेम हो जाएगा, और दोनों कॉलम सेम हो जाएगा तो आइडेंटिकल, दो कॉलम आइडेंटिकल तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ए निकल कर आया किस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इनिशियल से डिटर्मिनेंट पढ़ते हुए यहां तक पहुंचे, कह रहा है कि यहां तक में हमने डिटर्मिनेंट का पूरा बैकबोन पे प्रहार किया, पूरा उसका जो मेन पार्ट होता है वो सीखे। और अब ये 8 लेक्चर हुआ, 8th वीडियो लेक्चर है। अब बाकी 3-4 वीडियो लेक्चर और टोटल होंगे, जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्रैमर्स रूल और कुछ स्पेशल डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये सब सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो इनिशियल में तो हम बहुत जोश से उसमें लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही तो चैप्टर में 4-5 लेक्चर हो जाता है तो उसके बाद हम उसको रिवाइज उस रेशियो में नहीं करते और फिर सुस्त पड़ जाते हैं उस काम में। क्लास में भी यही होता था, जिस दिन चैप्टर शुरू हुआ 1-2 दिन तो सब लोग बहुत उत्साह में रहता है, और जो उसके बाद जब खुद से रिवीजन करना हो, प्रैक्टिस करना हो ढेर सारा, तब फिर जाके हम सुस्त पड़ जाते हैं। तो कह रहा है नहीं, जितना इनिशिएशन शुरुआत इंपॉर्टेंट है उतने लास्ट भी, वो विदाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक का। लास्ट वाले जो आप जो पढ़ते हैं चीजें, उससे ही तो एग्जाम में सबसे ज्यादा
पूछता है निकाल करके, क्योंकि उनको भी पता होता है कि लास्ट में बच्चा छोड़ देता है सारा चीज। तो पढ़िए यहाँ इसको ध्यान से और सीखिए। नेक्स्ट अब इसमें बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। 2 दिन के ब्रेक के बाद वो वीडियो आपको भेजूंगा।